हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम आईएमएफ की सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी बेसिक्स क्लास को हम देख चुके हैं। तो आज हम सेकेंड पार्ट यानी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोटा, एसडीआर और रिजर्व टैंक की और जो फैसिलिटीज़ है इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसे एक एक पॉइंट को धीरे धीरे सही तरीके से समझाते हुए डिस्कस किया यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट में से भाग किया था। ओके, तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अपने सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या देखा था, हमने बेसिक्स को हम देख चुके थे। ओके, ओवरव्यू देख लिया था, फंक्शंस देख लिए थे, पॉइंट्स देख लिए थे, ऑब्जेक्टिव जो भी है, फंक्शंस। ओके, ये सारी पॉइंट्स हम देख चुके थे। चलिए आज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो आईएमएफ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ी है। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड में मिनिस्ट्रियल कमेटी और थर्ड में एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके, चलिए डिटेल में अब हम समझते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, एक ही बात है। तो ये सबसे हाई अथॉरिटी है आईएमएफ की, जो कि हर डिसीजन लेता है। इसमें हर मेंबर कंट्री से एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होते हैं और इन गवर्नर्स को मेंबर कंट्री अपॉइंट करती है और ये गवर्नर या तो मिनिस्टर ऑफ फिनांस होते हैं या सेंट्रल बैंक के हेड होते हैं। तो हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है, पता ही होगा आपको, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर कोटा को बढ़ाने से लेकर एसडीआर, कोई न्यू मेंबर की एंट्री या फिर कोई बाई लॉज हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करना हो, अमेंडमेंट्स करना हो, सारी डिसीजन जो भी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो मिनिस्ट्रियल कमेटी क्या है, मिनिस्ट्रियल कमेटी आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 2 तरह की मिनिस्ट्रियल कमेटी एडवाइस करती है। फर्स्ट है इंटरनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईएमएफसी। ओके, और सेकंड है डेवलपमेंट कमेटी। आईएमएफसी में 24 मेंबर्स हैं जो कि 189 कंट्रीज़ के गवर्नर में से ही चुने जाते हैं और आईएमएफसी की मीटिंग साल में 2 बार होती है। ओके, आईएमएफसी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस कर आईएमएफ को एडवाइस करती है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। ओके, और डेवलपमेंट कमेटी एक जॉइंट कमेटी है जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट को, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस इशू से रिलेटेड जो इशू होती है उसे एडवाइस करती है। ओके, तो आईएमएफसी क्या करती है, आईएमएफसी ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस कर आईएमएफ को एडवाइस करती है। और जो डेवलपमेंट कमेटी है वो क्या काम करती है, मैंने दोबारा इसीलिए आपको बताया कि आपको समझ में आ जाए। तो डेवलपमेंट कमेटी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू हैं उनके लिए ये एडवाइस करती हैं। ओके, चलिए अब सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इस पे 24 मेंबर्स हैं जो कि आईएमएफ की 189 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है और ये बोर्ड आईएमएफ की डेली वर्किंग को डिस्कस करती है। ओके, और जो डॉक्टर क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा है वो बुल्गारिया से हैं। तो उन्होंने कब ज्वाइन किया था, उन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को ज्वाइन किया था। ये कौन थी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, यानी कि हेड है, स्टाफ और चेयरपर्सन ऑफ जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आईएमएफ की। ओके, तो एमडी को अपॉइंट किया जाता है 5 इयर्स के लिए और इसे मतलब इन्हें री इलेक्ट भी किया जाता है सेकेंड 5 इयर्स के लिए। ओके, आप सेकेंड 5 इयर्स के लिए आईएमएफ कर सकती है इन्हें री अपॉइंट। ओके, तो आईएमएफ में जो पावर होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करती है या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डेलीगेट करते हैं। ओके, तो आईएमएफ की बहुत सारी और भी हमें डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि वो क्या क्या है, एरिया डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट और सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले 5 सीट्स जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में वो रिजर्व है। वो कौन कौन कंट्री है, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी और फ्रांस। ओके,
तो जो फर्स्ट एमडी है आईएमएफ की वो है डॉक्टर कैमिली गर्ट, जो कि बेल्जियम से थी और इन्होंने ज्वाइन कब किया था 1946 से लेकर 51 तक वो थी। तो आईएमएफ की डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारी हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि डिपार्टमेंट है एरिया डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्पेशल सर्विसेज डिपार्टमेंट और सपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो एरिया डिपार्टमेंट में आ गई अफ्रीकन डिपार्टमेंट, जो अफ्रीकन से रिलेटेड मतलब एरिया से जो रिलेटेड है वो एरिया डिपार्टमेंट में आ गए। अफ्रीकन डिपार्टमेंट, एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट, यूरोपियन डिपार्टमेंट, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर डिपार्टमेंट। ओके, फंक्शनल एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में क्या आ गई, तो फंक्शनल मतलब जितने भी काम है वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे, ये चार्ट में आ जाएंगी। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, फिजिकल अफेयर डिपार्टमेंट, कैपेसिटी डिपार्टमेंट, ये सारी जितनी भी डिपार्टमेंट है वो सब आईएमएफ को हेल्प करती हैं उनकी वर्किंग में। मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट, स्ट्रैटेजी पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। और सपोर्ट सर्विसेज में ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सर्विस एंड फैसिलिटी CSF और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि ITD। ओके, चलिए तब ये सबसे मेन है रिसोर्सेस ऑफ IMF। ओके, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कोटा क्या है, कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जान लीजिए। तो हर IMF की मेंबर कंट्रीज़ को एक कोटा देना पड़ता है IMF की मेंबर बनने के लिए। कोटा क्या है, कोटा एक अमाउंट है जो मेंबरशिप पाने के लिए मेंबर कंट्री को देनी पड़ती है। तो कोटा कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये कंट्री की इकनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था को देखकर डिसाइड किया जाता है। तो मतलब अगर आप एक बड़ी कंट्री हो तो आपकी इकनॉमी भी बड़ी होगी, GDP भी आपकी ज़्यादा होगी, तो कोटा भी ज़्यादा होगी। और इसी तरह आप अगर एक स्मॉल इकनॉमी वाली कंट्री हो तो कोटा भी आपके लिए कम होगा। तो कोटा कैसे दिया जाता है, कोटा दो तरह से दिया जाता है। 25% जो है वो फॉरेन करेंसी या फिर गोल्ड में दी जाती है और 75% अपने डोमेस्टिक करेंसी में देनी होती है। तो कोटा को क्यों देना होता है, पर्पस क्या है कोटा का, तो IMF की ये रिसोर्सेज है। कोटा मतलब कोटा जो अमाउंट आता है, कोटा क्या है, कोटा का मतलब है जो अमाउंट आता है उसी फंड को IMF यूज़ करती है मेंबर कंट्रीज़ को लोन देने में, इसीलिए बेस रिसोर्स है IMF की। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये कोटा ही वोटिंग राइट्स को डिसाइड करती है, मतलब IMF में हर मेंबर्स के पास एक वोट देने का राइट नहीं होता। ओके, तो वोटिंग राइट्स कोटा डिसाइड करती है। साथ में कोटा ये भी डिसाइड करती है कि एक मेंबर कंट्री IMF से कितनी लोन ले सकती है। तो ये तो है कोटा हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप कि कोटा आपको समझ में आई होगी। कोटा मतलब एक कंट्री को जो मेंबर बनना चाहती है उसको एक अमाउंट पे करना होता है, जिसमें कि 25% गोल्ड में या फिर कोई इंटरनेशनल करेंसी में देनी होती है, या जो बाकी 75% है, बाकी 75% में वो अपनी जो अपनी करेंसी होती है डोमेस्टिक करेंसी उसमें वो पे करेगी। ओके, चलिए रिजर्व ट्रांसपोजिशन क्या है, ये रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन एक कंपोनेंट है IMF के मेंबर का जो कोटा है। ओके, कोटा का ये कंपोनेंट है। ओके, तो ये या तो गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी में इसे देना होता है। तो इसी गोल्ड या फॉरेन करेंसी को हम क्या कहते हैं, रिजर्व ट्रांस, या फिर और क्या कहते हैं, या फिर इसे हम गोल्ड ट्रंक भी कहते हैं। मतलब जो 25% गोल्ड या फॉरेन करेंसी में मेंबर कंट्री को पे करना होता है उसे ही गोल्ड ट्रंक कहते हैं, और बाकी 75% जो कंट्री को अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पे करनी पड़ती है उसे हम क्रेडिट ट्रंक पोजीशन कहते हैं। ओके, तो समझ में आया क्या है रिजर्व ट्रंक पोजीशन। रिजर्व ट्रंक पोजीशन है जो कि कोई भी मेंबर हो IMF की, उसकी जो
कोटा होती है उसमें जो 25% होती है उसको वो गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी में पे करता है, इसे हम रिजर्व ट्रांक कहते हैं या फिर गोल्ड ट्रांक कहते हैं। और 75% जो कोटा होती है जो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पे करनी होती है मेंबर कंट्री को, इसे हम क्रेडिट ट्रांक कहते हैं। तो अब हम समझेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है ये। तो चलिए समझते हैं। तो इससे पहले एक जान लीजिए कि यूएस की करेंसी डॉलर या गोल्ड, जो यूएस की करेंसी थी डॉलर थी और ये डॉलर ही सबसे पॉपुलर करेंसी थी या फिर गोल्ड थी। ओके, तो पर धीरे धीरे क्या हुई, बहुत सारी कंट्रीज़ की करेंसी भी पॉपुलर होने लगे। तो इन सारे कंट्रीज़ की करेंसी को मिलाकर आईएमएफ एक करेंसी बनाई जिसे कि एसडीआर का नाम दिया गया। यानी कि एसडीआर क्या है, एक बकेट है, 5 जो करेंसीज़ हैं देशों की उनका एक बकेट है जिसके थ्रू जो एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये प्रोवाइड करती है आईएमएफ। तो ये 5 करेंसी कौन कौन है, ये हो गई डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और चाइनीज रेनमिनबी। और इसे इंटरनेशनल रिजर्व एसेट या फिर रिजर्व मनी भी कहा जाता है। और आईएमएफ ने इसे 1969 में इंट्रोड्यूस किया था और ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में भी हेल्पफुल है। एसडीआर जो है वो क्या करती है, मेंबर कंट्रीज़ को उनके कोटा के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है। एसडीआर की हेल्प से मेंबर कंट्रीज़ इन 5 करेंसी में अपने करेंसी को बदल सकते हैं। इसको सप्लीमेंट्री रिजर्व एसेट भी कहा जाता है। ओके, इसलिए एसडीआर क्या है, एक परफेक्ट करेंसी नहीं है। मेंबर कंट्रीज सिर्फ अपने करेंसी को इन 5 करेंसी बकेट से अपने करेंसी को एक्सचेंज कर सकता है। ओके, तो एसडीआर के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं, जान लीजिए कि जो एसडीआर बास्केट है उसमें जो करेंसी होती है वो करेंसी वर्ल्ड की 5 एक्सपोर्टर्स में से एक होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, करेंसी फ्रीली यूजेबल होनी चाहिए, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो एसडीआर क्या है, एसडीआर है मेंबर्स को उसके कोटा के बेसिस पे उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए वो अलॉट किया जाता है। ओके, जिससे कि एसडीआर के थ्रू अपनी करेंसीज़ को मेंबर कंट्री दूसरी करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब 2 इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं, लास्ट है, चलिए देख लेते हैं कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, EFF। तो ये एक लैंडिंग फैसिलिटी है आईएमएफ की जिसे 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका काम था मीडियम और लॉन्ग टर्म BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये फैसिलिटी उन कंट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती थी जिन कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ गई है, और वो भी इस वजह से कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है। तो क्या हो गई, वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गई और वहाँ पे बेसिक इकोनॉमिक रिफॉर्म की नीड है। तो ये है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ओके, तो BOP की नीड अगर हो, BOP की कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो ये सेव दिया जाता है। ओके, और सेकेंड है पॉवर्टी ग्रोथ एंड रिडक्शन फैसिलिटी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PGRF। तो ये फैसिलिटी 1999 में IMF ने शुरू की थी और इसमें वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट कंट्री है IMF लोन उन्हें प्रोवाइड करती है और इस फैसिलिटी को इन्हेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी से रिप्लेस किया गया है। ओके, तो ये सारे जितने भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में आपके लिए यहाँ पे लाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे न्यू हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।